आखिर हजारों अफ्रीकी प्रवासी एक साथ स्पेन में क्यों घुसने लगे? स्वीटा बॉर्डर पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे इस एक्सप्लेनर में। यूरोप की ओर जाने वाला एक छोटा सा रास्ता, लेकिन हजारों लोगों के लिए मौत का रास्ता बन गया। हाल ही में स्पेन के स्वायत्ता शहर स्वीटा की कहानी सीमा पर हजारों अफ्रीकी प्रवासियों के लिए एक साथ प्रवेश करने की कोशिश की है। भगदड़, दम घुटने और समुद्र में डूबने जैसी घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के लिए घायल होने की खबरें सामने आई। स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान लगभग 67 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी हुई। सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों के कारण लोग एक दूसरे पर गिर पड़े और भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हो गया। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यूरोप में घुसने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे थे? और स्वेटा जैसे कौन सा इलाका है जो पूरी दुनिया के लिए प्रवासियों के लिए उम्मीद का दरवाजा बन गया? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। स्वेटा आखिर है क्या? स्वेटा अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। दिलचस्प बात यह है कि यह भौगोलिक रूप से अफ्रीका में है, लेकिन राजनीतिक रूप से स्पेन और यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यानी अगर कोई व्यक्ति मोरक्को से स्वेटा की सीमा पार कर लेता है तो तकनीकी रूप से यह यूरोप में प्रवेश कर चुका होता है। यही वजह है कि लाखों अफ्रीकी और एशियाई प्रवासियों के लिए स्वेटा यूरोप का सबसे नजदीकी प्रवेश द्वार माना जाता है। लोग यूरोप जाना क्यों चाहते हैं? अफ्रीका के कई देशों में आज भी लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, भूखमरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। ऐसे में लाखों लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा, सुरक्षित जीवन की तलाश में यूरोप जाना चाहते हैं। लेकिन यूरोप का वीजा मिलना बेहद कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कई लोग अवैध रास्तों का सहारा लेते हैं। स्वेटा ही क्यों चुना लोगों ने? जो ये भीड़ घुसी स्वेटा में, आखिर स्वेटा को ही क्यों चुना? अगर कोई पश्चिमी अफ्रीका से इटली या स्पेन के मुख्य भूभाग तक समुद्र के रास्ते जाना चाहता है तो उसे सैकड़ों से हजारों किलोमीटर तक समुद्र पार करना पड़ता है। लेकिन मोरक्को से स्वेटा की दूरी बेहद कम है। इसी कारण यह प्रवासियों के लिए सबसे आसान प्रवेश बिंदु माना जाता है। हालांकि आसान दिखने वाला यह रास्ता सबसे खतरनाक भी है। सीमा पार कैसे किया लोगों ने? आखिर कैसे, क्यों किया? स्वेटा और मोरक्को के बीच लगभग 8 किलोमीटर लंबी ऊंची स्टील की सुरक्षा बाड़ बनाई गई है। इसमें कटीले तार लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हैं, इसलिए खतरनाक है। निगरानी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, सैन्य निगरानी भी होती है, जैसे कई सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद हजारों लोग एक साथ बाढ़ पर चढ़ने या समुद्र के रास्ते तैरकर पहुंचने की कोशिश करते हैं। समुद्र का जो रास्ता ही क्यों चुना जाता है? जमीन की सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहती है, लेकिन समुद्र की हर मीटर निगरानी करना आसान नहीं होता। यही कारण है कि कई मानव तस्कर लोगों को समुद्र के रास्ते स्वेटा पहुंचने की सलाह देते हैं। कई लोग ट्यूब, प्लास्टिक की बोतलों या छोटे रबर बोट के सहारे समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं। हर साल सैकड़ों लोग इसी दौरान डूब भी जाते हैं स्वेटा पहुंचने के दौरान। तो कानून ने क्यों बदली पूरी तस्वीर? हाल के सालों में स्पेन की अदालतों में यह सवाल उठा कि क्या समुद्र से आने वाले प्रवासियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के वापस भेजा जा सकता है। इसी संदर्भ में स्पेन की सर्वोच्च अदालत ने, मतलब वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जो कि आज चर्चा में है। इस फैसले की व्याख्या के अनुसार समुद्र के रास्ते स्पेनिश क्षेत्र में पहुंचने वाले लोगों को सीधे वापस भेजने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया और असाइलम का अवसर दिया जाना चाहिए, जबकि सीमा की सुरक्षा बाड़ को पार करने की कोशिश करने वालों के मामलों पर अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। यही संदेश धीरे धीरे मानव तस्करों के नेटवर्क तक पहुंच गया।
उन्होंने अफवाहें और अधूरी जानकारी फैलाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि अब समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचना पहले से आसान हो गया है। इसके बाद समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इस पूरे संकट के पीछे सबसे बड़ा हाथ मानव तस्करी नेटवर्क का माना जाता है। ये गिरोह लाखों रुपए वसूलते हैं, झूठे वादे करते हैं, लोगों को जोखिम में डालते हैं, नकली जानकारी फैलाते हैं, खतरनाक रास्तों से भेजते हैं। इनके लिए हर प्रवासी सिर्फ कमाई का जरिया होता है। अगर कोई स्वीटा पहुंच जाए तो क्या होता है? जैसे ही कोई व्यक्ति स्वीटा पहुंचता है, उस पर स्पेन और यूरोपीय संघ के कानून लागू हो जाते हैं। इसके बाद उसकी पहचान की जाती है, मेडिकल जांच होता है, अस्थायी शिविर में रखा जाता है। यदि वह शरण मांगता है तो उसके आवेदन पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति को शरण मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलता है। यूरोप के कई देशों के बीच सीमा जांच सीमित है। इसी वजह से कई प्रवासी उम्मीद करते हैं कि यदि वे स्पेन तक पहुंच गए तो आगे चलकर फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम या नीदरलैंड जैसे देशों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि कई लोगों को सालों तक कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता है और अनेक मामलों में उन्हें वापस भी भेज दिया जाता है। जब हजारों लोग एक साथ सीमा की ओर बढ़े, तब अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। नौसेना और तटरक्षक बल को भी सक्रिय किया गया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन निगरानी बढ़ा दी गई। समुद्र में गोताखोरों की टीम तैनात की गई। सरकार का उद्देश्य था कि सीमा सुरक्षा के साथ साथ लोगों की जान बचनी चाहिए। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार मोरक्को सीमा पर पर्याप्त सख्ती नहीं दिखाता। उनका आरोप है कि इससे स्पेन पर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। हालांकि मोरक्को इन आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि वो अवैध प्रवासन रोकने के लिए लगातार कार्रवाई करता है। स्वीटा और मेलिला पर आखिर विवाद क्यों है? क्यों अचानक प्रवासी वहां दाखिल होने की कोशिश करते हैं? यहीं से यह कहानी सिर्फ प्रवासन की नहीं है, बल्कि भू राजनीति का भी ये मुद्दा है। मोरक्को का दावा है कि स्वीटा और मेलिला दोनों शहर अफ्रीका में हैं, इसलिए उन पर उसका अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर स्पेन का कहना है कि इन शहरों पर उसका कंट्रोल सदियों पुराना है और वे उसके संप्रभु क्षेत्र हैं। इसी कारण यह विवाद दशकों से चला आ रहा है।